तो दोस्तों काफी बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सर रेल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन कब बताएंगे। तो फाइनली मेरे भाई मैं आपके सामने रेल प्रोजेक्ट का क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप सभी को रेल प्रोजेक्ट का जो मैं 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये आप सभी को आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबको देखना अति आवश्यक है। आइए सर आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन मैं लाता हूं भाई कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा कौन सी है। यानी आपसे पूछा गया कि हमारा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका कौन सा ब्रांचेस है भाई। तो मैंने आप लोगों को बताया था सर व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है वस्तु का कीमत निर्धारण करना, साधन की कीमत निर्धारण करना, आर्थिक कल्याण। यानी हमारा व्यष्टि क्या हो जाएगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या, डी आपका राइट आंसर होगा। और इससे पहले जितने सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूं जो आपको सेपरेट से एक मैंने 2026 का प्लेलिस्ट बना दिया हूं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स दोस्तों वो प्लेलिस्ट को नहीं देखे तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि जितने सारे नंबरिकल का हो, 2 मार्क्स वाला हो, 3 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन हो, अगर आप लोग नहीं दिखे तो मेरे भाई वहां पे जाकर के आप लोग अच्छी तरह से मेरे भाई जरूर देख ले भाई, ठीक है। चलिए उस वक्र का नाम बताया जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, यानी वो आपको उस वक्र का नाम बताना है जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र, क्या बोलेंगे सर, उत्पादन संभावना वक्र। क्या बोलेंगे रसगुल्ला, उत्पादन संभावना वक्र। और उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसी होती है तो बताएंगे सर उत्पादन संभावना वक्र मूल्य बिंदु की ओर नतोदर होती है भाई। क्या बोलेंगे, उत्पादन संभावना वक्र जो है ये मूल्य बिंदु की ओर नतोदर होती है भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी 3 है। कीमत या बजट रेखा क्या भाई, मैंने आप लोगों को बताया था बजट रेखा होती है x/y, वो भी दोस्तों आपका माइनस में होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बजट रेखा बोले, कीमत रेखा बोले या मांग की रेखा बोले, हमेशा माइनस में होता है। इसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिए भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। मांग को प्रभावित करने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सी है भाई। यानी मांग को इफेक्ट पहुंचाने वाला जो तत्व है दोस्तों ये आपको बताना होगा कौन सी है। तो बताएंगे सर हमारा कीमत है, आय में परिवर्तन है, उपभोक्ता की रुचि है। यानी हम बोल सकते हैं भाई क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला और चित्र से रिलेटेड दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा। जी हाँ, आपका पिक्चर से रिलेटेड आपके पेपर में हर हाल में क्वेश्चन आएगी भाई। तो पूछा गया कि चित्र क्या प्रदर्शित करता है, मांग की कीमत लोच। तो बताएंगे सर पूर्णतः लोचदार। क्या बोलेंगे सर, हमारा पूर्णतः लोचदार। और अगर मांग की लोच, सॉरी अगर डायग्राम इस कदर बना रहता है मेरे भाई तो आप बोलेंगे सर इकाई लोचदार। क्या बोलेंगे सर, इकाई लोचदार। लेकिन दोस्तों अगर एक्स अक्ष के समांतर रहे तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्णतः लोचदार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है सर कि निम्नलिखित में से उत्पादन फलन को व्यक्त करता है भाई। उत्पादन फलन को कौन व्यक्त करता है भाई, तो Q इक्वल टू हमारा F है ना भाई। उत्पादन फलन को Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कंजप्शन यानी हमारा फ्रीक्वेंसी F होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या, बी आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन में सर किस बाजार में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है। तो बताएंगे सर हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दोस्तों हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है मेरे भाई, इक्वल होता है भाई। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है भाई, इक्वल होती है। अगला है सर पूर्ति अपने लिए मांग का स्वयं सृजन उत्पन्न करती है, मतलब पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। यह बात किसी ने कहा था तो बताएंगे सर जेबी से, प्रोफेसर जेबी से। जेबी से कौन थे भाई, तो बताएंगे सर जेबी से ने सॉरी याद रखिए जेबी से भाई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। वस्तु विभेद का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा याद रखिएगा एक अधिकार बाजार में जहां एक विक्रेता होती है और बहुत सारे क्रेता होता है, ठीक है। एक विक्रेता होता है और बहुत सारे क्रेता होती है। दूसरी बात हमें याद रखिएगा कि एक अधिकार बाजार मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ा एग्जांपल आपका मॉल आती है भाई, ठीक है। जहां पे मेरे भाई याद रखिएगा कोई भी और फॉर्म को प्रवेश करने से प्रतिबंध लगा दिया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। कीमत जो है मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा मार्शल ने कहा था भाई। ये बात किसने कहा था, तो बोलेंगे सर मार्शल ने। किसने कहा था भाई, तो मार्शल चचा ने कहा था। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर
क्वेश्चन नंबर आपका 11th है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है भाई। और ये स्टेटमेंट तो मेरे भाई मैंने ना जाने मेरे भाई आप लोगों को कितने बार बता चुका भाई, इसलिए इसे देखना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो आपका 11th है, इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो पूर्णतः लोचदार इक्वल टू हमारा अनफिनाइट होती है, अधिक लोचदार में हमारा ज्यादा होता है, पूर्णतः बेलोचदार में हमारा कम होती है मेरे भाई, है ना। तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला, फॉर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है, तो मार्जिनल कंजप्शन इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भाई, आपको बताना होगा। एक फॉर्मूला है भाई, इनमें से आपको एक फॉर्मूला को चयन करना है कि कौन सा फॉर्मूला है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरेज कॉस्ट इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, तो डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर आपका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, क्या, डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेंगे। अल्पकालीन यानी आपका शॉर्ट टाइम कोई उत्पादक है दोस्तों, वो कब तक उत्पादन करना चाहेंगे, तो द्वितीय अवस्था तक। कौन सी अवस्था मेरे भाई, तो द्वितीय अवस्था तक। यानी आपको बताना चाहूंगा, पहले मेरे दोस्तों उत्पादन कर रहे, प्रॉफिट हो रही है, फिर अगर प्रॉफिट नहीं होगा फिर भी दोस्तों वो क्या करेंगे, वो उत्पादन करेंगे। जैसे लॉस होने लगेगा ना भाई, वो उत्पादन करना छोड़ देंगे। यानी दो स्टेप में कर सकता है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, बी आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि सामान्यतः मांग स्तर का अध्ययन किया जाता है भाई, सामान्यतः कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। कीमत स्तर का अध्ययन हम लोग कहाँ पे करते हैं भाई, तो बताएंगे सर समष्टि अर्थशास्त्र में। कहाँ पे मेरे भाई, समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग, याद रखिएगा, कीमत स्तर की बात करते हैं भाई, याद रखिएगा कीमत स्तर की बात कहाँ पे करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र में। आपकी स्क्रीन में अगला है सर, द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेवा सम्मिलित है, तो मेरे भाई द्वितीय, जैसे दोस्तों आपका व्यापार, ये हमारा तीसरा है भाई, बीमा ये हमारा दोस्तों चौथा है भाई, विनियोग ये हमारा दूसरा है मेरे भाई, दूसरा है। लेकिन आपसे पूछा गया क्या भाई, तो दूसरा पूछा गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी आपका राइट आंसर होगा। दूसरा पूछे तो डी होगा, ये भी हमारा तीसरा क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, क्या सत्य भाई, क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सत्य है भाई, यानी 17 नंबर हम आपको आंसर बताना होगा कौन से स्टेटमेंट सत्य है। मैंने आपको बताया था सुबह को, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन है सर कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है भाई। एक अर्थव्यवस्था में मेरे दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र भी होता है, द्वितीय क्षेत्र भी होता है, तृतीय क्षेत्र भी होता है। यानी हम बोल सकते हैं क्या, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या, डी आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, मुस्कुरा कर बोलिए भाई, तो डी आपका राइट आंसर होगा। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दोस्तों याद रखिएगा 3 है भाई, सॉरी 19 है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करता है, तो आप लोग याद रखिएगा, विदर्भ चर्चा ने कहा था मुद्रा वो है जो मुद्रा का काम कर रहे भाई, मुद्रा वो है जो मुद्रा का काम कर रहा है भाई। आपकी स्क्रीन पे अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि साख गुणक का फॉर्मूला आता है भाई, साख गुणक है ना भाई। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन आपके पेपर में दोस्तों याद रखिएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगी, ठीक है ना। तो साख गुणक का फॉर्मूला होता है 1/CRR। क्या बोलेंगे सर, 1/CRR। वेरी गुड भाई। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भाई, 1949 को इसकी राष्ट्रीयकरण हुई थी, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, नरसिंघम समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो बताएंगे सर बैंकिंग सुधार। स्टार लगा लीजिए भाई, स्टार लगा लीजिए। जैसे हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति का संबंध हमारा कृषि व्यवस्था से है, इसी तरह से आप लोग इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई, क्या कि आप लोगों का जो नर्सिंग समिति का संबंध है ये आपको बैंकिंग में रखना है भाई। क्या बोलेंगे सर, हमारा बैंकिंग में रखना है। क्या बोलेंगे सर, हमारा बैंकिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, ठीक है, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। याद रखिएगा जो हमारा किन्स है भाई, किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है आखिर वो किस पर निर्भर करती है, तो किन्स का रोजगार सिद्धांत मेरे भाई
प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। किस पर? प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। ठीक है, तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगी? प्रभावपूर्ण मांग हो जाएगा। ठीक है ना। अगला एमपीसी का मान होता है भाई, आपसे पूछा गया है कि एमपीसी का मान जो होती है वो क्या होता है भाई। तो एमपीसी का मान दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, 0 से बड़ा होता है और 1 से दोस्तों छोटा होता है। इसे बोलते हैं भाई हम लोग क्या? एमपीसी। क्या बोलेंगे भाई? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? एमपीसी। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे 25 पे आते हैं सर कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है भाई? राजकोषीय नीति। और मेरे आप लोगों को बता चुका भाई कि राजकोषीय नीति है क्या भाई। ठीक है, ऑलरेडी मेरे भाई मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो बताएंगे सर सार्वजनिक व्यय को, परोपकार को, सार्वजनिक ऋण को, यानी हम बोल सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष है भाई, तो बताएंगे सर हमारा भारत का जो वित्तीय वर्ष होती है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है भाई। क्या बोलेंगे सर? 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है भाई। यस या नो? सब कहेंगे सर बिल्कुल मेरे भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रत्यक्ष कर क्या है, और मैं आप लोगों को बता के दोस्तों थक चुका हूं कि प्रत्यक्ष कर के बारे में आपके पेपर में हर हाल में क्वेश्चन आएगी। तो प्रत्यक्ष कर दोस्तों हमारा आयकर है और उपहार कर है भाई, यानी जिससे हम लोग डायरेक्ट भर्ती करते भाई। और प्रत्यक्ष कर का और अप्रत्यक्ष कर का डेफिनेशन दोस्तों मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हूं, और इसका अंतर भी दोस्तों मैंने बहुत प्यारा तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं। इसलिए बार बार क्या रहा भाई, जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो आप लोग दोस्तों बेहतर तरीके से 2026 का एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जा करके आप लोग आसानी से देख सकते हैं मेरे भाई। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से यार, आप लोग आसानी से देखिए मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 सर, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है भाई। विदेशी विनिमय दर यानी दोस्तों फॉरेन कंट्री के साथ हमारा जो लेन देन होता है इसके बारे में बोल रहा है। तो मांग एवं पूर्ति की शक्ति का, मांग एवं पूर्ति की शक्ति का। आपकी स्क्रीन पे अगला है 29, भुगतान शेष का घटक है भाई। तो बताना चाहूंगा भुगतान शेष का घटक है चालू खाता और पूंजी खाता, यानी हमारा क्या जगह सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तरह जगह सर क्या? सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। व्यापार शेष क्या भाई? फॉर्मूला है भाई, एक फॉर्मूला आती है व्यापार शेष, है ना, ट्रेड बैलेंस, है ना भाई, सॉरी व्यापार संतुलन है, व्यापार शेष आता है। तो व्यापार शेष का फॉर्मूला होती है दृश्य मद का निर्यात और दृश्य मद का आयात, यानी हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? दृश्य मद का निर्यात और दृश्य मद का आयात बोलते भाई, याद रखिएगा। उम्मीद करता रसगुल्ला कि आप सभी को बहुत प्यारा तरीके से अभी जो मैं आप लोगों के सामने 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसमें से आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से आप लोगों को सेट नंबर, सॉरी आपका जो सेट नंबर है दोस्तों आपका याद रखिएगा, सेट नंबर जो आपका, सॉरी आपका जो 30 क्वेश्चन है ये आप लोग दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से समझ होंगे भाई। आपकी स्क्रीन में अगला क्वेश्चन है सर कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे भाई? फटाफट बताइए। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ चाचा को हम लोग बोलते हैं भाई क्या? अर्थशास्त्र। एकदम चुकू को बैठकर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अभी आप लोगों को देखना है भाई। ठीक है ना। चलिए, और ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में हर हाल में आएगा भाई, याद रखिएगा। अगला, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? किसी ने कहा था अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है। ये बात कहने वाला था कौन सा? हमारा मार्शल चचा थे भाई। कौन था? हमारा मार्शल चचा ने कहा था अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है भाई। किसने कहा था अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो बताएंगे सर मार्शल चचा ने कहा था। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है भाई? मैंने आप लोगों को बताया था सर उत्पत्ति के साधन 3 होता है भाई, है ना, और चिल्ला चिल्ला के बताया था कि हमारा होता है भाई भूमि होता है, श्रम होती है, पूंजी होता है, पर मुद्रा नहीं होता भाई, याद रखिएगा मुद्रा नहीं होता भाई। और अगर आपसे पूछा जाएगा और 2 मार्क्स वाला प्रश्न में उत्पत्ति के साधनों का कौन कौन से लिखिए, तो आपको भूमि, श्रम, पूंजी 3 बताना भाई। ठीक है ना। चलिए, और इनमें से अगर सबसे सक्रिय साधन पूछा जाएगा तो आपको श्रम बताना है, लेबर। अर्थशास्त्र, सॉरी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अब आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या क्या है। तो बताएंगे सर अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या है कि हमारा साधनों का आवंटन, हम साधनों को कैसे आवंटन करें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र पर निर्णय लिए जाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कहां पे मेरे भाई? तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सर हमारे क्या? पूंजीवादी। ठीक है।
और अगर आप लोग चाहते कि सर मैराथन क्लास में मुझे फ्री में देखना है, तो आप सभी को तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि यूट्यूब पे नहीं होगा, तो होगा कहां पे मेरे भाई, तो आप लोगों का होगा एप्लीकेशन पे। इसलिए आप में से कोई बंदा अगर प्ले स्टोर से अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, तो मेरे दोस्तों जल्दी से जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले भाई, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर क्वेश्चन नंबर 6 है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। क्या बोलेंगे सर, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो बताएंगे सर हमारा उत्पादन संभावना वक्र। क्या बोलेंगे सर, उत्पादन संभावना वक्र। क्या बोलेंगे सर, उत्पादन संभावना वक्र। ओके चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 आता है सर, गोसेन होगा भाई, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। गोसेन का प्रथम नियम कौन सी भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा गोसेन का 2 नियम होता है भाई, गोसेन का प्रथम नियम और गोसेन का द्वितीय नियम, दोनों नियम याद रखिएगा। गोसेन का प्रथम नियम पूछे सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, गोसेन का दूसरा नियम पूछे तो आपको दूसरा नियम बताना है सम सीमांत उपयोगिता नियम। ये गोसेन का प्रथम नियम है, ये गोसेन का दूसरा नियम है, और दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को ये दोनों ही क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो हमारा सीमांत उपयोगिता 0 होती है। मैं आप लोगों को बता के दोस्तों बूढ़ा हो चुका हूं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनती है और तीनों ही क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं भाई, ठीक है ना। आगे देखिए कीमत या बजट रेखा, अभी तो हम बताएं सर कि एक्स बटा वाई के फॉर्म में होता है, लेकिन ये हमेशा माइनस में होता है भाई। क्या बोलेंगे, एक्स बटा वाई के फॉर्म में होता है और हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये माइनस में होता है भाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, उपयोगिता का क्रमवाचक, क्रमवाचक सीक्वेंस में उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था, तो हिक्स एंड एलन ने। किसने मेरे भाई, हिक्स एंड एलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर क्या, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के प्रतिपादक कौन है भाई, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के प्रतिपादक हमारा गोसेन चचा भाई। क्या बोलेंगे सर, गोसेन चचा, याद रखिएगा कौन है भाई, तो बताएंगे सर हमारा गोसेन चचा इसका राइट आंसर होगा। कौन हो जाएगा मेरे भाई, तो मुस्कुरा कर बोलिए मेरे दोस्तों कौन होगा, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इसका राइट आंसर होगा हमारा गोसेन चचा, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, मांग वक्र की समानांतर ढाल होती है भाई, मांग वक्र का जो ढाल होती है, और मैं आप लोगों को ये डायग्राम से बताया था भाई, याद कीजिए मांग वक्र का जो ढाल होता है ना भाई, वो आपका बाएं से दाएं की ओर होता है भाई। कहां से, याद रखिए दोस्तों, बाएं से दाएं की ओर होता है भाई, याद रखिएगा। और नीचे ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसे भी याद रखिएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर बी, ठीक है। और 6 तारीख को याद रखिए मैं माइथान हाई स्कूल आ रहा भाई, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स अगर हमसे मुलाकात करना चाहते हैं तो माइथान में जिनका सेंटर दिया है वहां पे दोस्तों हमारे साथ आप 1 से 12 बजे और 1 के बीच में आप लोग हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां से मैं फौरन निकल जाऊंगा, क्योंकि हमारा बीएसके कॉलेज में हमारा एग्जाम सेंटर है भाई, याद रखिए सेमेस्टर 1 का, वहां पे भी स्टूडेंट से हमें मुलाकात करना है भाई। इसलिए अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स है माइथान से तो आप लोग हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं भाई। अगला मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु मांग होती है भाई, मूल्य वृद्धि अगर प्राइस बढ़ेगी ना भाई तो गिफिन वस्तु में क्या चेंजेस आएंगे दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जैसे दोस्तों मूल्य बढ़ेगी ना, गिफिन लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला मांग में कमी के क्या कारण है भाई, बताइए मांग में कमी के क्या कारण, मतलब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे कोई सामान का। तो पहला कारण रोजगार कम हो जाएगी, क्रेता की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है पानी पूरी खाने का, तो मेरे दोस्तों पानी पूरी में क्या होगी भाई, कमी आ जाएगी। चलिए अगला मांग की लोच होता है भाई, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15 में कि मांग का लोच होती है भाई, तो मांग का लोच आखिर क्या होता है भाई, तो मांग की लोच की अगर हम बात करें गुणात्मक होता है भाई। क्या बोलेंगे सर, हमारा मांग की लोच हमारा क्या होगा, गुणात्मक होता है, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, विलासिता वस्तु की मांग होती है भाई, आपसे पूछा गया विलासिता वस्तु की जो मांग होती है वो होती है भाई, क्या होता है विलासिता वस्तु की, अत्यधिक लोचेदार। मेरे भाई मैं आप लोगों को बताया था गिफिन वस्तु की लोचेदार, गिफिन वस्तु का, विलासिता वस्तु का, घटिया वस्तु का, ये 3 वस्तु में से एक वस्तु आपके पेपर में छपेगा भाई, इस बात को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सर, निम्न में से कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है भाई, उत्पत्ति के साधन तो अभी बताएं सर, मुद्रा नहीं है, बाकी सारा हमारा तीनों है भाई, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है भाई। परिवर्तनशील मतलब चेंजेस की बात कर रहे भाई, परिवर्तनशील का मतलब क्या हो, एक तरह का देखा जाए चेंज होती है भाई, तो चेंज हमारा कहाँ पे होगा दोस्तों, याद रखिएगा
परिवर्तनशील, एक्चुअली चेंज दोस्तों हमारा लॉन्ग टाइम पे होता है ना भाई, या शॉर्ट टाइम पे, लॉन्ग टाइम पे, कभी शॉर्ट आता है तो कभी लॉन्ग। लेकिन रेल प्रोजेक्ट जो आंसर दिया है दोस्तों आपको मानना पड़ेगा ये अल्पकाल दिया है, रेल प्रोजेक्ट ये अल्पकाल दिया है, इससे आपको मानना पड़ेगा। और रेल प्रोजेक्ट का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा किससे, तो डायरेक्टली दोस्तों आपका जैक बोर्ड से रिलेटेड होती है उनका, ठीक है। जब तक जैक बोर्ड उनको परमिशन ना दे तब तक दोस्तों प्रोजेक्ट जो है रेल प्रोजेक्ट जारी नहीं कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। पूछा गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह बात किसने कहा था, पूर्ति अपने मांग स्वयं उत्पन्न करती है। मांग करने वाला तो मेरे भाई कौन, तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सर हमारा क्या जगह, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है, तो बताएंगे सर मूल्य वृद्धि, आय विधि, व्यय विधि, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। भारत में वित्तीय वर्ष, फिर बोलेंगे सर भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है भाई, 1 अप्रैल से 31 जुलाई, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। अगला, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सी है भाई, सेंट्रल बैंक क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भाई, स्टेट बैंक तो नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करें 1944 में दोस्तों हमारा वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है भाई। क्या बोलेंगे सर, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर वर्ल्ड बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो मेरे दोस्तों ये 1944 को होता है। वर्ल्ड बैंक का अगर मुख्यालय पूछे तो बताएंगे सर वाशिंगटन डीसी में, कहां पे होता है, वाशिंगटन डीसी में होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है भाई, आपसे पूछा गया कि शॉर्ट टाइम में, जी हाँ 24, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो बताएंगे सर मार्जिनल रेवेन्यू जब कम होने लगता है मार्जिनल कॉस्ट से, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 25 है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तु को उत्पादन होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में याद रखिए दोस्तों समरूप वस्तु पाया जाता है भाई। क्या बोलेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जहां पे दोस्तों बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता होती है, फॉर्म में एंट्री, सॉरी फॉर्म में बहिर्गमन और बाहर निकालने के लिए और अंदर जाने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना होता है, सामान को बेचने या खरीदने से पहले बाजार का पूर्ण ज्ञान हो भाई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला, एकाधिकार फर्मों की संख्या कितनी होती है भाई, एक होता है। फर्मों की संख्या कितना होता है एकाधिकार बाजार में, तो फर्मों की संख्या दोस्तों हमारा क्या होता है, एक ही होता है। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर, यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान अगर 0.4 है तो एमपीएस का मान कितना होगा, तो फॉर्मूला यूज कीजिए दोस्तों, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर कितना होता है 1। अगर एमपीसी का मान अगर 0.4 दिया है तो यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं एमपीएस का मान बराबर कितना हो जाएगा 1, तो एमपीएस बराबर 1, याद रखिए एमपीएस बराबर 1 प्लस इधर आएगा तो माइनस 0.4, यानी 1 रुपये में से अगर 0.4 घटाएंगे तो 0.6 आएगा, यानी हम बोल सकते हैं सर क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। अगला, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक पुस्तक, ये तो आपका हर हाल में आएगी, प्रकाशन कब हुआ था, 1936 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुई थी भाई। क्या बोलेंगे सर, याद रखिएगा 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। तो लिखने वाला था जे एम किन्स, एक ऑप्शन रहेगा जे एन किन्स, तो एन नहीं बोलना भाई, जे एम किन्स, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 2016 में कौन सी नोटों की बंदी हुई थी भाई, 2016 में हमारा नोटबंदी हुआ था भाई, आप सभी को पता होगा कौन सी नोट का, तो 500 और 1000 नोट को बंद करके 2000 नोट का जारी किया गया था। अगला, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण भाई, तो निगम कर हमारा क्या है भाई, हमारा डायरेक्ट टैक्स है भाई। निगम कर क्या है मेरे भाई, तो बताएंगे सर निगम कर जो है हमारा, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है भाई। क्या बोलेंगे फिर से सुनिए, निगम कर क्या है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा डायरेक्ट टैक्स है। दूसरी बात याद रखिएगा मेरे भाई कि ये आपका और क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 5वां सेट है भाई, ठीक है। तो 5वां सेट मेरे भाई नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरा क्लास का भी टाइमिंग हो गया है। अगर आप लोग 5वां सेट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को 5वां सेट बताने के प्रयास करूंगा भाई, ठीक है। और क्लास देखने के बाद अगर आप लोग अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक किए बिना मेरे दोस्तों जाना नहीं है भाई। मुलाकात करता हूं नया वीडियो में।